लेक्चर 2 है वेक्टर इंटेंशन एनालिसिस का। फर्दर हमने डिस्कस करनी है अलजेब्रिक ऑपरेशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में पहुंचे थे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के थोड़े से देखते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी। सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखते हैं ये क्या होते हैं। एडिशन आपके पास क्या है, सबसे पहले हम टू वेक्टर डिफाइन करवा लेते हैं। लेट ए वेक्टर डिफाइन करवा रही है इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। इसके कंपोनेंट आपके पास क्या आएंगे, A1 I प्लस A2J प्लस A3K। इसी तरह सेकंड वेक्टर B डिफाइन करवा लेते हैं। उसके भी आपके पास कंपोनेंट इन फॉर्म ऑफ B होंगे। B वेक्टर आपके पास है B1I प्लस B2J इसी तरह B3 के। A प्लस B करेंगे तो कंपोनेंट के कोरस्पॉन्डिंग एडिशन होगी। सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमने कंपोनेंट के कोरस्पॉन्डिंग की सब्ट्रैक्शन करनी है। A प्लस B आपके पास क्या आए, पहले A वेक्टर लिख लें जो कि आपके पास है A1 वेक्टर आपके पास एक्सएल होंगे, A2 आपके पास YL होंगे और जो A3 है वो आपके पास ZL होंगे। प्लस सेकंड अब B आएगा आपके पास B1I प्लस B2 प्लस B3 ये आपके पास। अब इसके क्या करना है, इसका जो रूल है एडिशन का जिसे आपने और हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या पढ़ा था, ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा, तो वो यही होते हैं। अब फर्स्ट का हमने फर्स्ट के साथ ऐड करना है, सेकंड का सेकंड के साथ और थर्ड का थर्ड के साथ एडिशन होगी। तो ये कंपोनेंट A1 प्लस B1 A1 B1 आपके पास स्केलर आएगा इसका आंसर। ये आपके पास इन फॉर्म ऑफ I जे के करेंगे कंपोनेंट, वो आपके पास होंगे A2 प्लस B2। ये आपके पास जे के कंपोनेंट आ गए। इसके बाद के कंपोनेंट लिखेंगे, वो आपके पास है A3 प्लस B3। ये आपके पास के कंपोनेंट में आ गए। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल है, प्लस की जगह आपके पास जस्ट सब्ट्रैक्शन आ जाएगी A माइनस B। तो यहाँ पर इसकी सब्ट्रैक्शन की भी वही है, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, इसी तरह सो ऑन। ये आपके पास आई कंपोनेंट आ गया। इसकी तरह जे कंपोनेंट लिखेंगे A2 माइनस B2। इसके बाद आपके पास के कंपोनेंट आ जाएंगे A3 माइनस B3। इसकी एग्जांपल देखें। एग्जाम्पल में ए बी कोई डिफाइन करवा लेते हैं वेक्टर। ए आपके पास आएगा
3i प्लस 5j माइनस 2k। इसके बाद भी आपके पास आएगा 4i 8j प्लस 7। ये ए एंड बी आपके पास है, इनके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे इसी रूल के अकॉर्डिंग। ये जो दो रूल लिखे हुए हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग इनकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। ए प्लस बी तो यहाँ की फर्स्ट कंपोनेंट के साथ एडिशन होगी। ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 4 आई प्लस सेकंड के साथ होगी 5 प्लस माइनस 8 जे। लास्ट की आपके पास है -2 प्लस 7k। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी है आप करेंगे वहाँ पर नेगेटिव साथ में सब्ट्रैक्शन साइन आ जाएगा a माइनस बी, उसकी भी कंपोनेंट के साथ होगी। ये आपके पास थे टू, एक एडिशन वेक्टर था, एक आपने सब्ट्रैक्शन वेक्टर किया। एडिशन वेक्टर में टू लॉज होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है हेड एंड टेल रूल जिसे हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। हेड एंड टेल रूल में आपके पास कैसे वेक्टर होते हैं? आपके पास होता है हेड एंड लॉ रूल में ये आपके पास ए वेक्टर है, इसका जो आपके पास हेड होता है सेकंड वेक्टर की टेल के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है, तभी हम हेड एंड टेल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ इसी के थ्रू हम पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये आपके पास पी वेक्टर है। अगर इसको हम हेड एंड टेल रूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों का सम फाइंड आउट करना हो तो ये आपके पास इनका सम आएगा यहाँ पर कर लें। ये आपके पास आएगा a प्लस बी। तो ये जो आपके पास रूल होता है इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन। अच्छा, इसके लिए आपने बस ये लिखना है, ये माइंड में रखना है, इसके डायग्राम के लिए जो आपने कॉन्सेप्ट रखना है हेड एंड टेल रूल रख लें, क्योंकि ट्रायंगुलर लॉ और जो पैरेललोग्राम होते हैं दोनों के आंसर सेम आते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता। बस थोड़ी सी इनकी वेक्टर की थोड़ी सी आप इनकी नेचर चेंज होती है। ट्रायंगुलर लॉ में आपके पास क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट होता है। पैरेललोग्राम में ये कनेक्ट नहीं होते, इसी वजह से फिर हम दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम की शेप में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनका सम फाइंड आउट करते हैं, उसका आंसर भी यही आता है, उसका सम भी ट्रायंगुलर लॉ के इक्वल ही आता है।
हेड टू टेल कह लें, टेल रूल के अकॉर्डिंग। ये बस माइंड में रखते हैं, अगर कोई पूछ ले डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें हेड टू एंड टू रेल में कनेक्ट होते हैं वेक्टर, और पैरेललोग्राम में कनेक्ट नहीं होते, तभी तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ से हम इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। शेप ऐसी बनी है जो कि माउस है। लग तो नहीं रहा पैरेललोग्राम, तेरे गुजारा कर ले। ये आपके पास पैरेललोग्राम है, इसका क्या होता है, ये सम डायगोनल का जो सम होता है, ये आपके पास ट्रायंगल इक्विवेलेंट ही होता है। यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो वेक्टर है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, इसको आपने बी वेक्टर कह लें, बी के करस्पॉन्डिंग, और ये ए के करस्पॉन्डिंग। फर्दर इसको आप ये जो इनकी साइड है इनको नेम दे सकते हैं। इसे आप वो कह लें, इसे पी कह लें, इसे क्यू कह लें, इसे आर कह लें। ये आपके पास पैरेललोग्राम बन गया। इसे हम कहेंगे वेक्टर एडिशन। इसको माइंड में रखने के लिए आपने डायगोनल माइंड में रखना है। इसका जो सम होता है, दी सम is given by is given diagonal, ठीक है, diagonal of parallelogram। ये एडिशन वेक्टर से हमारे पास टू लॉज आते हैं, ठीक है। दोनों, इन दोनों का आंसर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आता। इसके बाद आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन आते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखें। लेट ए बी अ वेक्टर एंड एम पी अ स्केलर। स्केलर कह लें या नंबर कह लें, कांस्टेंट भी कह सकते हैं। स्केलर, इसे आप नंबर कह लें। देन दी वेक्टर, आप किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर ही आता है, इसी वजह से कह रहे हैं देन दी वेक्टर। तो ये आपके पास आ जाएगा एम ए। इनके दरम्यान जो भी ऑपरेशन एक्ट हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन, उसे हम मल्टीप्लिकेशन ही बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। इस कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन
इसके सैंपल में देख लें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास वेक्टर डिफाइंड है। इसके कंपोनेंट आपके पास है a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब इसके साथ आपको स्केलर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर m है तो m आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 गिवन होगी आपके पास। आप किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करें वेक्टर से तो इसके कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, हर कंपोनेंट के साथ। फर्स्ट, फिर सेकंड, देन थर्ड। ये आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, हम इसकी इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज एम पर है। एम के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। अगर आपके पास एम पॉजिटिव हो, इफ एम ग्रेटर देन टू 0, तो देन तब हम इसे क्या बोलेंगे, तो ये आपके पास क्या होगा, तो वेक्टर की इस कंडीशन में जो आपके पास वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। देन दी वेक्टर हैज सेम डायरेक्शन। के बाद सेकंड देख लें, अगर आपके पास m नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव वैल्यूज लें m की, तो वो आपके पास उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी आपके पास उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, इट हैज ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद इसकी हम मैग्नीट्यूड भी डिस्कस कर सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो इसकी मैग्नीट्यूड देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एम ए, द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एम ए, ठीक है। तो इसके जब आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है तो हम किस तरह से करेंगे, एम ए, क्योंकि स्केलर मैग्नीट्यूड के आउटसाइड कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्केलर का मैग्नीट्यूड वही आ जाता है, ए मैग। इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। ये इसकी एम की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, बुक में यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के बजाय यहाँ पर स्केलर अप एंड स्केलर डाउन का वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये जो मैंने पॉजिटिव वाला एम की वैल्यूज पॉजिटिव जो कहा था, इसका मतलब हम लेते हैं एम की वैल्यूज पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर इसे स्केलर अप का वर्ड यूज़ किया हुआ है। इस कंडीशन को पॉजिटिव के बजाय क्या कहा हुआ, स्केलर अप का है, और इस कंडीशन को स्केलर डाउन का है, यानी कि जब हम m की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, स्केलर डाउन। तो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं नेगेटिव वेक्टर की भी, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में की थी। एक आपके पास पॉजिटिव वेक्टर था, उस पर m की वैल्यू आपके पास क्या थी, 1। ये इस तरह से वेक्टर था, ठीक है, ये वेक्टर लिया था। यहाँ पर आपके पास m की वैल्यू क्या थी, 1 थी, पॉजिटिव m थी। अब इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस है, और यहाँ पर m की वैल्यू आपके पास क्या थी, नेगेटिव। तो ये आप इसकी प्रॉपर्टी इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह 2 3 4 5 m की वैल्यू इस तरह से आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास है
इसकी फर्दर टाइप्स हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? इसके लिए दो क्राइटेरिया होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं वेक्टर में। एक सिंपल क्राइटेरिया है, हमने देखना होता है एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या हो, मल्टीपल हो। उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन होती है। पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं जो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। ए एंड बी आर टू वेक्टर आपके पास ए एंड बी टू वेक्टर्स हैं। अब यहाँ से आपने क्या कहना है, ए एंड बी आपके पास पैरेलल कब होंगे? जब ये एक दूसरे के क्या हो, मल्टीपल हो। देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल if ए वेक्टर मल्टीपल हो सेकंड वेक्टर बी, यानी यहाँ पर हम सेकंड वेक्टर बी ले रहे हैं, या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रही हो, या तो आप कह सकते हैं, या तो आप सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर, आपके पास जो भी वेक्टर गिवन होंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपने देख लेना है। अगर थर्ड तीन वेक्टर गिवन हो, फिर आपने वहाँ से फिर रिलेशन थ्री बन सकते हैं, तीसरा वेक्टर आ जाएगा, फिर आपने देखना है कि वो तीसरे वेक्टर के भी इक्वल है। ये कंडीशन फुलफिल करवानी होती है, या तो ये वाली करवाएं या तो फिर ये। इन दोनों में से देखना होता है, जो भी आपके पास क्वेश्चन होता है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वो वेक्टर आपके पास पैरेलल है कि नहीं है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपके पास वेक्टर गिवन है थ्री, ए वेक्टर है, इसके जो आपके पास कंपोनेंट है वो है आपके पास टू माइनस थ्री। इसी तरह बी वेक्टर लेंगे, इसके जो कंपोनेंट है आपके पास वो है माइनस सिक्स एंड नाइन। इसके बाद सी कंपोनेंट लेते हैं, उसके कंपोनेंट आपके पास है माइनस वन एंड माइनस थ्री। अब हमने देखना है कि इसमें से कौन से वेक्टर आपस में पैरेलल है। तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि ये एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होना चाहिए। अगर यहाँ पर ए लें, ए और यहाँ बी ले लेते हैं, इन दोनों को देखते हैं, यानी कि हमने ए एंड बी को ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन है वो ये फुलफिल होनी चाहिए, एम बी वाली। यहाँ पर आप ए वेक्टर लिखिए, ए वेक्टर आपके पास है टू माइनस थ्री, और बी वेक्टर आपके पास यहाँ पर है माइनस सिक्स एंड नाइन। तो इसमें से क्या कॉमन लें कि आपके पास टू माइनस थ्री बन जाए? तो इसमें से माइनस थ्री कॉमन ले लेते हैं, माइनस थ्री कॉमन लें तो ये आपके पास टू माइनस थ्री आ जाता है, यानी कि ये वेक्टर एक वेक्टर दूसरे के वेक्टर का मल्टीपल है। ये दोनों सेम हो गए हैं। ये आपके पास वैसे आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास माइनस थ्री ए बन गई, यानी कि आपके पास ये एक दूसरे के मल्टीपल है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ए एंड बी आर पैरेलल। वेक्टर ए एंड बी
और पैरेलल, ये आपने इसे पैरेलल बोला। इसके बाद आपके पास यहाँ पर थ्री थ्री वेक्टर, तो हम सी को भी चेक करते हैं, ए बी कर लिया। अब हम ए सी करते हैं। ए एल सी, ए आपके पास टू माइनस थ्री है। यहाँ पर आपके पास कोई ऐसा एम नहीं है कि यहाँ से हम कॉमन निकाल सकें। अब चले आप यहाँ पर -1 भी कॉमन ले लें, एम निकाल भी लें, तो ये आपके पास +1 +2 हो जाएगा। ये आपके पास सेम नहीं है, ठीक है ना, ये क्राइटेरिया सेम नहीं है, फुलफिल नहीं हो रहा। तो फुलफिल नहीं हो रहा तो इसे हम कहेंगे ए एंड सी आर नॉट पैरेलल। आपके पास जब कॉमन निकालने के बाद वो वेक्टर सेम होना चाहिए, सेम नहीं बन रहा था, इस वजह से हमने कह दिया पैरेलल ही। इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास है पैरेलल वेक्टर को डिफाइन करवाने का। आपके पास ए वेक्टर है, इसके कंपोनेंट को हम देखते हैं, कंपोनेंट के थ्रू भी हम बता सकते हैं। ये आपके पास होता है, इसके कंपोनेंट होंगे ए एक्स ए वाई, यहाँ पे A1 A2 भी दे सकते हैं। और बी या बी वेक्टर को डिफाइन करवा दें, बी के कंपोनेंट होंगे एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, यहाँ पर आप B1 B2 भी ले सकते हैं। पैरेलल के लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, आपने ये करना है ए एक्स बी वाई इक्वल टू ए वाई डी है। ये अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए तो तब हम कहते हैं आपके पास जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है और पैरेलल। एक हमारे पास ये क्राइटेरिया आता है पैरेलल का, तो इसको भी हम प्रीवियस एग्जांपल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो ए के कंपोनेंट थे, अगर हम देखें ए एक्स, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर, इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो आपके पास क्या है, 2 है, और ए वाई आपके पास यहाँ पर है -3, और बी कंपोनेंट है बी वाई आपके पास क्या है 9, ठीक है। अब यहाँ से अब इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, इन दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। अब ए एक्स आपके पास यहाँ पर क्या है 2 है, और बी वाई आपके पास क्या है 9 इक्वल टू, उसके बाद आपके पास क्या है ए वाई यहाँ पे देखते हैं -3 है, बी एक्स -6 है, ये आपके पास हो जाएगा 18, ये भी 18। तो यहाँ से आप कह सकते हैं एन बी आर पैरेलल। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में भी आप वो वाला क्राइटेरिया यूज करें या ये वाला करें, दोनों सूरत में आंसर सेम आप पैरेलल बता सकते हैं कि कब वेक्टर पैरेलल होते हैं। या तो आप ये चेक कर लें एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल है, या तो फिर आप ये वाला चेक कर लेंगे। उसके बाद हमने एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है वेक्टर की, और एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वही लॉ यूज करेंगे जो हमने एडिशन लॉ यूज किए हैं वेक्टर के लिए, वही सेम होंगी, वही प्रॉपर्टीज होंगी, वही टाइप्स हों। अच्छा, ये एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ
इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, इसके कंपोनेंट किस तरह से होंगे। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए आपके पास क्या होती है, आपके पास आपके पास थ्री परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो किसी एक पॉइंट पर क्या होती है, टच होती है। ये आपके पास थ्री पैरेलल लाइंस है। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई, एंड दिस इज जेड एक्सिस। जिस पॉइंट पर टच हो रही है ये तीनों लाइन, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। ये आपके पास, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, जीरो से डिनोट करते हैं। तो ये जो तीन लाइन है ये डिवाइड जब हम ये करते हैं ना स्पेस पे, ये स्पेस ही आपके पास एक किस्म की, तो वहां से आपके पास थ्री कोऑर्डिनेट आते हैं। कोऑर्डिनेट ये देखें, ये अगर आप देखें, एक ये कोऑर्डिनेट है, दूसरा आपके पास ये कोऑर्डिनेट है, थर्ड वन आपके पास ये कोऑर्डिनेट है। तो तीन कोऑर्डिनेट प्लेन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ये वाला आपके पास कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, इसे हम एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। इसे आप एक्स वाई प्लेन बोलें। क्या है? ये आपके पास जो कोऑर्डिनेट होगा इसे हम वाई जी प्लेन बोलेंगे। तो ये वाला जो आपके पास है इसे हम क्या बोलेंगे, एक्स जी प्लेन बोलेंगे। अब यहाँ से ड्राई करके भी इसे ड्रा करके भी देख सकते हैं। ये आपके पास प्लेन बन गया एक, ये स्पेस में ये बना है एक प्लेन, ये बना है, और एक प्लेन आपके पास ये आ गया। ये आपके पास स्पेस में थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन आते हैं। अगर हम इनमें एक कोई पॉइंट ड्रा कर कर बताना चाहे कि कौन सा पॉइंट किधर लाई कर रहा है, अगेन ड्रा करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जी एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंट पी ले रहे हैं और इसके हम पॉइंट ले रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास स्पेस में है, इसे हम किस तरह से शो करवाएंगे। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस का होगा। ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉइंट, ये वाला, इसे और ओरिजिन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस होगा। ये आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वाई एक्सिस के अलोंग आपके पास वाई पॉइंट होगा। और ये आपके पास जो पॉइंट है जी एक्सिस के अलोंग है, तो ये आपके पास जी एक्सिस जी पॉइंट होगा। ये इस तरह से हम प्लेन में कोई भी पॉइंट है 3D में इस तरह से शो करवाते हैं। अब हमने चूंकि वेक्टर डिफाइन करवाना है स्पेस में, तो इसके बाद हम आएंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम किस तरह से उसको शो करवा सकते हैं इस थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन में। अगेन हम ड्रा करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। ये आपके पास एक्स एक्सिस, वाई, जी, इसे आप रीजन कह लें। ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। अब यहाँ पर आपने पॉइंट ले लें, एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेंगे, हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर शो करवाना है, इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट होगा यूनिट वेक्टर का वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, वो आपके पास इन फॉर्म ऑफ 1 0 0 एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर जो आप पॉइंट ड्रा करते हैं, यहाँ पर मैंने बी का नेम दिया, लेकिन इसके पॉइंट क्या होंगे, ये होंगे 0 1 0। उसके बाद आपके पास ये सी पॉइंट है जी एक्सिस पे। जी एक्सिस का यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करवाएंगे, ये आपके पास होगा इसका पॉइंट 0 0 1।
इसका मतलब क्या है, यहाँ से आपके पास आई आएगा, यहाँ से जे आएगा और यहाँ से आपके पास कौन सा पॉइंट आएगा जिसे हम के बोलते हैं। ये आपके पास आई होता है यूनिट वेक्टर, ये आपके पास जे होता है और ये आपके पास के होता है। तो इनको जब हमने इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट पेयर शो करवाना हो तो इस तरह से इनके पॉइंट शो करवाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इससे हम मैथमेटिकली इन 3 पॉइंट को डिफाइन करवाएं। इन 3 पॉइंट को इन फॉर्म ऑफ वेक्टर डिफाइन करवाएंगे। अच्छा, सबसे पहले ये आपके पास जो था ओ था, इन वेक्टर को डिफाइन करवाएं। तो ये आपके पास ओ ए ये फर्स्ट वेक्टर है, फिर ओ बी सेकेंड वेक्टर है, ओ सी आपके पास थर्ड वेक्टर है। तो ये आपके पास ओ ए ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, इसे लिखेंगे अब आई के इक्वल। बाकी तो इसके पॉइंट 0 हैं, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास किसके अलोंग है, ये आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग है। ओ बी ओ बी जे के इक्वल होगा। ये कौन से पॉइंट है, ये वाई एक्सिस के अलोंग पॉइंट है। उसके बाद ओ सी ये किसके इक्वल है, ये के इक्वल है। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये जी एक्सिस के अलोंग। ये इस तरह से हमने यूनिट वेक्टर कोऑर्डिनेट प्लेन में इस तरह से डिफाइन करना है। अब कंपोनेंट डिफाइन करवाने, कंपोनेंट किस तरह से करेंगे, हम 2 पॉइंट ले लेंगे प्लेन में, फिर उनका जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा उसे आपके पास कंपोनेंट आ जाएंगे। अगेन हम एक्सेस ड्रा करते हैं एक्स एंड वाई जी। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंट ले लें पी, इसके इंसर्ट कर लें x1 y1 z1। एक्स एक्सिस x1 ये पॉइंट आप जहाँ भी से ड्रा करेंगे, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, और जो z1 है वो z एक्सिस के अलोंग है। इसी तरह सेकंड पॉइंट आप ले लें यहाँ पर q। तो इसको हम यहाँ पर इसके जो पॉइंट सेट कर देते हैं वो पी x2 y2 एंड z2। ये भी आपके पास x एंड y z के करस्पॉन्डिंग है। अब इन दोनों को ज्वाइन करें तो आपके पास एक वेक्टर बनता है। इस वेक्टर को आप ए का नेम दे दें। अब इसके कंपोनेंट आप किस तरह से डिफाइन करवाएंगे, इनके डिस्टेंस लेते जाएं, क्योंकि आपको पता है ये वेक्टर के कंपोनेंट हमने अलोंग एक्स एंड वाई जी एक्सिस कंपोनेंट कंपोनेंट अलोंग सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को देखते हैं। एक्स एक्सिस का जो हम a1 a2 a3 लिखते हैं वो या किस तरह से ड्राइव होता है। अब यहाँ पर एक कंपोनेंट आप करें तो एक कंपोनेंट का यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, आपके पास एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आप एक्स एक्सिस का देखेंगे। यहाँ पर आपके पास है x2 माइनस x1। इसको हम एक नेम दे देते हैं एक्स एक्सिस को, फर्स्ट कंपोनेंट कह देते हैं, ये आपके पास a1 नाम है। इसी तरह वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम देखें तो यहाँ पर वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा y2 माइनस y1। इसको हम असाइन कर देते हैं a2, ये सेकंड कंपोनेंट कह दिया क्योंकि y सेकंड। इसके बाद z एक्सिस आपके पास थर्ड कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर आपके पास होगा
Z2 माइनस Z1, ये आपके पास होगा ए सी की थर्ड एक्सेस। ये कंपोनेंट दिए हैं और ये बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, स्केलर होते हैं इनके आंसर। अब हम हाँ चूँकि किसकी तरफ आ रहे हैं, अब इसके रिजल्ट की तरफ आते हैं। हमने हमारा टारगेट क्या था, हमने एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन करनी थी किसकी, वेक्टर की। उसकी तरफ आते हैं। अगेन थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं, इन सब चीज़ों को अब कंबाइन कर लेते हैं जो हमने सेपरेट सेपरेट ड्रा की थी। ये आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लें जिसे हम पी कह देते हैं। एक पॉइंट लिए पी, और इसके अब हम कोऑर्डिनेट सेट कर देते हैं A1 A2 A3। इसके पॉइंट सेट कर दिए। अब इन पॉइंट को जब हम ड्रा करें, ठीक है, एक ये पॉइंट आपके पास, ये वाई एक्सिस के पॉइंट। यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पर A1 इसको नेम दे दो। वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट आएगा, इसे आप A2 कह दें। और जी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आपके पास कौन सा पॉइंट आएगा, इसे आप A3 कह दें। ठीक है, और आपको पता है एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई होता है। और इसके पॉइंट वहाँ पर प्रीवियस में मैंने आपको बताए हैं क्या होते हैं। और वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग क्या यूनिट वेक्टर आता है, ये जे होता है। और जी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आपके पास के आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या ड्रा करना है, यहाँ पर वेक्टर रह गया, वेक्टर को ड्रा करते हैं। ये आपके पास वेक्टर आ गया, ये ओ पॉइंट होता है। अच्छा, वेक्टर को आप क्योंकि कंपोनेंट आपने एक ही फॉर्म में लिखे हैं तो वेक्टर भी हम एक ही फॉर्म में लिख लेते हैं। अब वेक्टर को डिफाइन करवाने के लिए यहाँ पर आप देखें, ये इसको यहाँ से भी अगर आप करें तो ये ट्रायंगल नहीं बन रही आपके पास, ये टू ट्रायंगल आ रही है। एक ये वाली ट्रायंगल आ रही है 90 का डिग्री बन रहा है, और एक ये 90 का डिग्री बन रहा है। ये आपके पास टू ट्रायंगल है। तो इसे हम थोड़ी सी नेम असाइन कर देते हैं। इस पॉइंट को आप ए कह लें, इस पॉइंट को आप बी कह लें। ये पॉइंट तो आपके पास पहले पी है, और ये वाला पॉइंट आपके पास ऑलरेडी ओ है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इनको ज़रा वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए लॉ यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। वो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर हमने इन टू ट्रायंगल को आपस में मिलाकर लिखना है। यहाँ से आप उसके पॉलीगॉन सेट करें। ये आपके पास ओ ए फर्स्ट पॉलीगॉन है, उसके बाद आपके पास ए बी, फिर बी बी, इस तरह से ये आपके पास जाएगा। पॉलीगॉन लॉ यूज़ कर रहे हैं। ओ पी किसके इक्वल है, ओ पी वेक्टर, इसके क्रॉसपॉन्डिंग देखें तो किसके किसके पॉलीगॉन देखें यहाँ पर कौन कौन से बन रहे हैं। ओ ए बन रहा है पहला, ओ ए लिखे। उसके बाद आपके पास सेकंड कौन सा है, प्लस ए बी। ए बी के बाद आपके पास कहाँ पर जा रहा है, बी पी पर जा रहा है, प्लस बी पी। यार अब ओ ए हमने क्या सेट किया हुआ है, ओ ए को हमने रखा हुआ है कि वो ए वेक्टर है, तो इसे आप ए वेक्टर कह लें इक्वल टू। और ओ ए हमने क्या रखा हुआ है, ओ ए की वैल्यू आपने A1 आई रखी हुई है, तो ये इसे आप A1 आई कह लें। प्लस ए बी आपके पास A2 जे है,
और बी पी आपके पास ए क्यूब के है, ए क्यूब के। इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ये जो आपके पास है ये, इसे हम कहते हैं एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड आउट करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे बाय पिथागोरस थ्योरम से। पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये आपके पास जो क्या होता है, बेसिकली ये ट्राइंगल को यूज करते हुए हम करते हैं। ये आपके पास होता है बी, इसकी सी, ये ए और ये सी। तो इसे हम लिखते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास होता है पिथागोरस थ्योरम। तो इसको आप डायग्राम से देखिए, यहाँ पर आपके पास दो ट्राइंगल बन रही हैं। इन दो ट्राइंगल को यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। इसको आप देखिए, तो ये आपके पास इस तरह से है। ये आपके पास ओ पी ये बन रही है, फिर ये आ रही, ठीक है। ये आपके पास है ओ। इसको देखते हुए ये जो आपके पास ये टू ट्राइंगल है, ओ पी और ये आपके पास है बी। इस पर आप फाइंड आउट करें, क्योंकि आपने किसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ओ पी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल है, ये आपके पास आएगा ओ पी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ओ बी प्लस बी पी आएगा। ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी, पी पी स्क्वायर। अब ओ बी यहाँ से देखें, आपके पास सेकंड ट्राइंगल भी है। ये देखिए यहाँ पर ओ बी किसके इक्वल है, ये आपके पास सेकंड ट्राइंगल भी आ रही है। उसे आप करें। ये आपके पास सेकंड है। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास इसको ओ बी बताएं, ओ बी बताना चाहें, तो ये आपके पास ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसे मज़ीद कर सकते हैं, ओ ए स्क्वायर, ओ बी की वैल्यू पुट कर दें, जो कि आपके पास ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी स्क्वायर। बाकी बी पी एज इट इज़ आ जाएगा। कि आपके पास बी पी एज इट इज़ आ जाएगा और ओ पी एज इट इज़ आ जाएगा।
अब यहाँ पर इसके देख लेते हैं, जो ओ पी है वो ये ए वेक्टर का डिस्टेंस है, इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका एरिया आपके पास ओ बी, तो यहाँ से आपने निकालना, यहाँ से देखिए जो आपके पास ओ वन ए वन के इक्वल है। उसके बाद आपके पास आता है ए बी ए टू के इक्वल है। और जो बी पी है वो आपके पास ए थ्री के इक्वल। आपके पास ये ऊपर जो हमने डायग्राम बनाई थी उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास ये दो ट्राइंगल आई है। इन दो ट्राइंगल को आपने देखा है तो ये डेटा आपके पास गिवन है। अब इन वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर दे, ये आपके पास किसके इक्वल है, ए वेक्टर या मैग्नीट्यूड ले लें, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड आएगा कि हम मैग्नीट्यूड वेक्टर डिफाइन करवा रहे हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ ए किसके इक्वल है, यहाँ पर आपके पास आएगा ए वन, स्केलर है यहाँ पर आई जे के इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड, आई की वैल्यू आपके पास क्या पॉइंट थे, वन थे, वन का मैग्नीट्यूड लें तो उसने वन ही आना। इसी तरह जे भी आपके पास वन के इक्वल, उसका मैग्नीट्यूड लें तो उसने भी वन आना, इसलिए वहाँ वो चीज़ यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। ये आपके पास ए वन स्केयर हो जाएगा, ए भी आपके पास ए टू है तो यहाँ पर ए टू हो जाएगा, ए टू स्केयर। और जो आपके पास बी पी है वो आपके पास थ्री है, ए थ्री है तो यहाँ पर ए क्यूब स्केयर आ जाएगा। यहाँ से स्केयर ख़त्म करेंगे तो स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए वन स्केयर प्लस ए टू स्केयर प्लस ए थ्री स्केयर। ये हमने कोऑर्डिनेट प्लेन के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दिए। ये आपके पास फार्मूला बनता है, ये रिप्रेजेंटेशन है एनालिटिकल की मैग्नीट्यूड की। इसी तरह हम यूनिट वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं।